ये ना क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन तुम देख रहे होगे, मैं अदर क्वेश्चन से सेट में और फंक्शन में, सेट रिलेशन और फंक्शन में मैं ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ कंपेयर टू अदर, क्योंकि यहाँ फंक्शन में काफ़ी कुछ है। पहले इसको तो समझे। ये कह रहे हैं कि एक रिलेशन है एफ, एफ फंक्शन नहीं है। एक एक वर्ड में बड़ा इंपॉर्टेंस है कि यहाँ पर एफ एक रिलेशन है और वो इस तरह से डिफाइन है दैट एफ एक्स हैज टू वैल्यूज, फर्स्ट इज एक्स स्क्वायर एंड सेकेंड इज 3x, and there are two intervals given for every value of fx. जैसे fx की फर्स्ट वैल्यू है एक्स स्क्वायर, देन इंटरवल इज 0 to 3. फॉर सेकेंड वैल्यू इंटरवल इज 3 to 10. सिमिलरली यहाँ पर g आएगा, रिलेशन f इज डिफाइंड बाय g. ठीक है, एक और रिलेशन f है जो इस फंक्शन से डिफाइन है, एक्स स्क्वायर और 3x. यहाँ पर भी 0 to 2 में लाई कर रहा है x और इसमें 2 to 10 में लाई कर रहा है. अब हमको ये चेक करना है कि f फंक्शन है, शो करना है, और g इज नॉट अ फंक्शन. ठीक है, ये शो करना है कि f फंक्शन है लेकिन g फंक्शन नहीं है. तो चलिए पहले f को चेक करवा देते हैं. fx की वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर एंड 3x. और इंटरवल क्या क्या है? 0 से 3 और यहां पर 3 से 10. हम 0 से 10 तक की कुछ वैल्यू रखेंगे, एक इस इंटरवल में रखेंगे 0 से 3 में, और कुछ 3 to 10 में रखेंगे, और इसके ऑर्डर्ड पेयर बना के देखते हैं क्या बन रहे हैं. जैसे x इक्वल टू 0 1 2 3, देन जीरो 1 2 3 के लिए क्या फर्स्ट वाला फंक्शन लिया जाएगा? बोलिए. 0 1 2 3 के लिए फर्स्ट वाला फंक्शन लिया जाएगा. फर्स्ट वाला फंक्शन एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर है, इसमें 0 रख दो. 0 स्क्वायर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, तो क्या आ रहा है ये 0 1 2 1 4 9. ठीक है. अच्छा, इसमें सेकंड वाले इंटरवल में आ जाइए. इसमें x की वैल्यू क्या क्या लेंगे? 3 4 5 एंड सो ऑन, लास्ट में 9 और 10. तो एफ एक्स की वैल्यू क्या है? अब 3x है, देयरफॉर एफ एक्स क्या हो जाएगा? 3 इंटू 3x, तो 3 इंटू 3 4 इंटू 3 3 इंटू 4 आएगा. 3 इंटू 4 3 इंटू 5 एंड सो ऑन, लास्ट में 3 इंटू 9 एंड 3 इंटू 10. तो कुछ वैल्यूज से हमने क्या देखा? ये क्या आया? 9 12 15. ठीक है. अगर मैं इसके ऑर्डर्ड पेयर बनाता हूं, नाउ रिलेशन एफ अब मैं ऑर्डर्ड पेयर बनाऊंगा. तो जब मैंने 0 रखा था तो 0 आया था, 1 रखा तो 2 रखा तो, और 3 पर, तो ऑर्डर्ड पेयर कुछ ऐसे बनेंगे 0 0 1 1 2 4 3 9. यहां पे भी 3 पे 9 ही आया है, और 4 पर 4 12 5 15, ऐसे चलते चलते लास्ट में 9 27 और 10 30. मुझे ये बता दीजिए बस कि किसी भी ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट वाला एलिमेंट रिपीट हुआ है क्या?
अगर फर्स्ट एलिमेंट रिपीट हो जाता तो क्या होता? ये फंक्शन नहीं होता, ये रिलेशन फंक्शन नहीं होता। तो क्या लिख देंगे? देयर इज नो रिपीटेशन ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इन एनी ऑर्डर्ड पेयर, देयरफॉर रिलेशन एफ इज अ फंक्शन। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूं यहां पे। देयर इज नो रिपीटेशन of first element in any ordered pair. Hence, relation R is a relation F is a function. ठीक है, देखिए फर्स्ट के सेकंड में रिलेशन एफ है जो जी से डिफाइन है और जी एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर एंड 3x है और ये x लाई कर रहा है बिटवीन 0 एंड 2 और यहां पर बिटवीन 2 एंड 10। अब हम इस फंक्शन में कुछ वैल्यू x की रखकर gx की वैल्यू निकालेंगे। तो if x equal to 0, 1, 2 then gx की वैल्यू क्या रहेगी? एक्स स्क्वायर। x 0 रखा तो g 0 इक्वल टू 0 स्क्वायर तो 0, g 1 इक्वल टू 1 स्क्वायर तो 1, g 2 इक्वल टू 2 स्क्वायर तो 4। और अगर x की वैल्यू 2 से लेकर 10 तक लेते हैं 2, 3, 4 डैश डैश 10, तो यहां पर कौन सा वाला इंटरवल है? सेकंड। तो सेकंड इंटरवल के लिए मैं कौन सी वैल्यू लूंगा? gx की सेकंड वाली 3x। अब इसमें मैं g2 निकालता हूं तो 3 इंटू 2 से क्या मिलेगा? 6। g3 निकालता हूं तो 3 इंटू 3 से क्या मिलेगा? 9। g4 निकालता हूं तो 3 इंटू 4 से 12 और g10 निकालता हूं तो 3 इंटू 10 से 30। अब इनके ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे, रिलेशन एफ के ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे। जी से डिफाइन है, क्या बनेंगे ऑर्डर्ड पेयर? इसके ऑर्डर्ड पेयर बनाओ। 0 पर 0, 1 पर 1, 2 पर 4, फिर 2 पर 6, फिर 3 9, 4 12 डैश 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 3 10 30 10 30। तो ये जो रिलेशन जी है इसमें ये ऑर्डर्ड पेयर 2 का क्या हो रहा है? रिपीटेशन। सिंस फर्स्ट एलिमेंट 2 is repeated in 2 ordered pairs. So relation G is not a function, not a function. ठीक है, समझ आया?
रिपीटेशन हो गया फर्स्ट वाला एलिमेंट, 2 पर 4 भी इमेज है और 2 की इमेज 6 भी है, तो एक ही इनपुट डालने पर 2 आउटपुट निकल आए। जो एग्जाम्पल बताए थे ना फंक्शन के, अरे एक इनपुट करते हैं तो 2 आउटपुट हो सकते हैं क्या? हो सकते हैं। एक इनपुट के 2 आउटपुट। जूसर में तुमने एक ही फ्रूट डाला एक टाइप का और जूस निकला 2 टाइप के फ्रूट का, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो 1 इनपुट के लिए देयर आर नो 2 और मोर देन 2 आउटपुट्स आर पॉसिबल। ठीक है, तो इसलिए ये रिलेशन फंक्शन नहीं है। ये हो गया फर्स्ट का सेकंड। A function fx equal to x square, then find the value of f of 1.1 minus f of 1 upon 1.1 minus 1। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत आराम से हो जाएगा। देखिए fx की वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर। अब जो एक्सप्रेशन हमको फाइंड करना है ना, जिस टर्म की वैल्यू, उसमें f ऑफ क्या लिखा हुआ है ये, और क्या लिखा हुआ है f ऑफ। तो मैं इसमें क्या करूंगा, पहले मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा x इक्वल टू 1.1 किसमें? fx में। तो f ऑफ 1.1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? x की वैल्यू 1.1 का स्क्वायर। कितना होता है 1.1 का स्क्वायर? 1.1 का स्क्वायर, अरे 11 का कितना होता है? 121। और जब 2 बार मल्टीप्लाई होगा तो 2 प्लेस के बाद डेसिमल। सीख जाओ ऐसे निकालना। ये 1.1 की वैल्यू आ गई। अब सेकंड वैल्यू कौन सी रखना चाहिए बताइए? इसको देखकर x इक्वल टू 1 इन fx, तो f ऑफ 1 की वैल्यू क्या हो गई? 1 स्क्वायर 1। अब मैं ये एक्सप्रेशन लिख लेता हूं जिसकी वैल्यू हमको चाहिए, f ऑफ 1.1 माइनस f ऑफ 1 अपॉन 1.1 माइनस 1 इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या है? f ऑफ 1 की वैल्यू, और ये 1.1 माइनस 1 क्या आया? 0.21 अपॉन 0.1। ये पॉइंट हटा देंगे तो इधर क्या आ जाएगा? 100। ये पॉइंट हटा देंगे तो इधर क्या आ जाएगा? 10। और 0 से ये 0 कैंसिल, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? इसकी वैल्यू आ गई 21 अपॉन 10, या इसको हम कह सकते हैं 2.1। हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अगला करते हैं, समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को देखना सभी ध्यान से। ये फंक्शन है fx जिसकी वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, और मुझे इसका डोमेन फाइंड करना है। इसका डोमेन फाइंड करना है, तो आप बता सकते हो डोमेन इसका कैसे आएगा? पहले फंक्शन को आइडेंटिफाई करो, इसको कौन सा फंक्शन बोला जाएगा। जो मैंने टाइप ऑफ फंक्शन पढ़ाए हैं उनमें से ये कौन सा फंक्शन है? रैशनल फंक्शन है ये, क्योंकि इसका न्यूमरेटर भी पॉलिनोमियल है और डिनोमिनेटर भी पॉलिनोमियल। मतलब x की पावर पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, तो x की पावर अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो पॉलिनोमियल। तो ये पॉजिटिव इंटीजर पावर है ना, मतलब फ्रैक्शन नहीं है, पॉइंट नहीं लगा हुआ है, 1 में नहीं है, रूट नहीं है, ऐसे नहीं होना चाहिए। सिंपल 1 2 3 4 नेचुरल नंबर पावर हो, उनको क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। और न्यूमरेटर पॉलिनोमियल है और डिनोमिनेटर भी पॉलिनोमियल है, उन्हें क्या बोलते हैं? रैशनल एक्सप्रेशन।
तो ये क्या है? रैशनल एक्सप्रेशन। अब अगर तुम्हें याद हो तो मैंने बताया था कि रैशनल एक्सप्रेशन के लिए डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। इसकी एक कंडीशन है कि इसका डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो अब यहां पर fx will be defined डोमेन के लिए फंक्शन डेफिनेट होना चाहिए, फंक्शन की डिफाइन वैल्यू आना चाहिए। और ये फंक्शन की डिफाइन वैल्यू तब आएंगी जब ये x² माइनस 8x प्लस 12 क्या होगा? नॉट इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर करो, क्या हो रहे हैं? 6x माइनस 2x प्लस 12। x कॉमन लिया, -2 कॉमन लिया, होल टर्म से कॉमन, इन दोनों का प्रोडक्ट 0 कब नहीं आएगा? ये दोनों वैल्यू का प्रोडक्ट कब नॉट इक्वल टू 0 होगा? जब x माइनस 6 0 नहीं हो और x माइनस 2 भी 0 नहीं हो। तो x माइनस 6 नॉट इक्वल टू 0 मीन्स दैट x नॉट इक्वल टू 6 and x minus 2 not equal to 0 means that x not equal to 2। क्लियर है क्या इतने स्टेप्स? इसके डेफिनेट होने के लिए डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर 0 होगा तो अपॉन में 0 क्या होता है? इन्फिनिटी, नॉट डिफाइन। और ये नॉट डिफाइन हो जाएगा तो वो डोमेन नहीं माना जाएगा। डोमेन वो वैल्यू होती है जिनके लिए fx कैसा होता है? डिफाइन। तो fx के डिफाइन होने के लिए fx का जो डिनोमिनेटर है वो क्या होना चाहिए? नॉन जीरो। डिनोमिनेटर नॉन जीरो कराया, x की वैल्यू क्या मिली? नॉट इक्वल टू 6। और इसका मतलब है कि डोमेन में आप क्या क्या नहीं ले सकते? 6 और 2 और सब ले सकते हैं। तो इसका डोमेन कैसे लिखेंगे फिर? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट के लिए माइनस और ओनली 2 वैल्यू स्किप करानी है। तो सेट में 2 बड़ी वैल्यू, छोटी वैल्यू पहले, बड़ी वैल्यू बाद में। तो ये सेट में किसको लिखा? 2 और 6। यहां पे करली ब्रैकेट आया, इसका क्या मतलब है? ओनली 2 एंड 6। स्मॉल ब्रैकेट होता तो बिटवीन 2 एंड 6 बट नॉट इक्वल टू 2 एंड नॉट इक्वल टू 6। और स्क्वायर ब्रैकेट होता देन x is 2 and 6 and all numbers between 2 and 6। तीनों ब्रैकेट में डिफरेंस समझ पा रहे हैं? इसका मतलब है सिर्फ कौन कौन हटाना है? पूरी नंबर लाइन में से सिर्फ 2 को छोड़ना है और 2 और 6 छोड़ने से ये 0 नहीं आएगा। तो ये क्या हो गया इसका? डोमेन। डोमेन यानी किसकी वैल्यू? डोमेन मीन्स इनपुट, इनपुट मीन्स x। इनपुट डोमेन इक्वल इनपुट इक्वल टू वैल्यूज ऑफ x। और x की वैल्यू इनपुट करके जो fx आता है उसे क्या बोलते हैं? रेंज। आउटपुट है रेंज। समझ गए? कुछ और क्रॉस क्वेश्चन करना है किसी को? कोई डाउट नहीं? डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन। देखिए इस टाइप का एक क्वेश्चन मैंने कल कराया था, मैं आज फिर कराता हूं। अंडर रूट के अंदर क्या आ गया है? x माइनस 1। और कल जो क्वेश्चन था उसमें शायद x² माइनस 3 था, और यहाँ उसमें क्वाड्रेटिक था, यहाँ पर लीनियर आ गया है। मेथड वही रहेगा, बड़े आराम से हो जाएगा। देखो और सीखो। दोनों चीजें फाइंड करनी है, डोमेन एंड रेंज। fx की वैल्यू है अंडर रूट के अंदर x माइनस 1। अभी तक तुमने 2 ऐसे रूल सीख लिए हैं जिससे हम लोग डोमेन निकाल पाते हैं। पहला अंडर रूट के अंदर वाला, और दूसरा
जब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर आ जाता है वो वाला। दो रूल आपने सीख लिए। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाले में तो आप डिनोमिनेटर को क्या करोगे, नॉन जीरो, और अगर अंडर रूट आता है तो वो मैंने तुम्हें प्रीवियस क्वेश्चन में एक में बताया था कि रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए। तो ये रूट के अंदर जो वैल्यू है ये क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन या इक्वल टू जीरो, है ना। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं कुछ छोटी छोटी चीजें। जैसे नंबर 1, अगर अंडर रूट के अंदर एफ एक्स आएगा ना कोई भी फंक्शन, तो इसके डोमेन के लिए ये एफ एक्स आपका क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अगर कोई न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का फॉर्म आता है ऐसा, तो इसके डोमेन के लिए डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो। ये दोनों बातें मैं अभी बार बार बोल रहा हूं, क्वेश्चन भी मैंने कराया। तो यहां पर अंडर रूट आ गया, समझ आया कुछ। तो अब यहां पे क्या रूल रहेगा डोमेन के लिए, मैं लिख दूंगा एफ एक्स will be defined if x minus 1 greater than equal to 0। अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अंडर रूट में फंक्शन आएगा, आप ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो करा देना, उससे x की वैल्यू निकाल लेना। क्वाड्रेटिक होगा तो इंटरवल में आएगी, लीनियर होगा तो डायरेक्ट आएगी। जो इंटरवल आपको इससे मिलेगा वही क्या होगा, इसका डोमेन। तो अब मैं अगर इससे x की वैल्यू निकालता हूं तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो x का इंटरवल क्या हुआ, बताओ बताओ, आप बताओ। 1, ONE1, बस 1। इस इनइक्वालिटी के लिए इंटरवल क्या आएगा बताओ। हाँ, अरे आगे भी तो जाएगा ना, कहां तक जाएगा। हाँ, तो फिर इन्फिनिटी भी तो बोलना है, इन्फिनिटी भी बोलना है। तो 1 पे क्लोज लगाए, इक्वल टू था इसलिए, और 1 से ग्रेटर है तो प्लस इन्फिनिटी तक, और लेस होता तो माइनस इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन इंटरवल। ये इसका क्या है, ये क्या है, डोमेन। एक्स की वैल्यू यानी डोमेन। तो यहां पे ऐसे लिखना चाहें तो डोमेन लिख सकते हैं 1 से इन्फिनिटी। अब क्या फाइंड करेंगे, रेंज निकालनी है। चलिए रेंज पर आ जाते हैं। जब हम इसमें 1 से ग्रेटर कोई भी वैल्यू रखेंगे, 1 से ग्रेटर, जैसे 1.1, 1.2, 2, 3, 4, 10, 20, तो क्या नेगेटिव वैल्यू आएगी, नहीं आएगी। कोई भी वैल्यू आप 1 से ग्रेटर, डोमेन मतलब, डोमेन की वैल्यू मतलब इनपुट, तो इनपुट यही तो डालेंगे। क्या इससे बाहर की कोई वैल्यू रख सकते हैं, क्या -1 रख सकते हैं। -1 हमारा इनपुट में ही नहीं है, एक तरह से -1 हमारे पास ही नहीं है। और पास जो चीज नहीं है तो वो हम उसमें जूसर में उसको इनपुट कर सकते हैं क्या। पता पड़ा आपके पास, आपको बनाना शेक बनाना है और बनाना है नहीं, तो कहां से बना लोगे, है ना। तो अब इनपुट वो है ही नहीं, जो इनपुट होगा वही तो करोगे। तो इनपुट कहां से कहां तक है, 1 से इन्फिनिटी। और जब मैं बोल रहा हूं कि हम 1 से ग्रेटर वैल्यू रख रहे हैं, तो जैसे आपने रखा 2, तो 2 - 1, 1 का अंडर रूट 1, 3 रखा √2, 4 रखा √3, 5 रखा √4, 4 का √2, पॉजिटिव ही तो आ रहे। तो ये ऐसे ही कंसेप्ट समझ के कि जब हमने, मतलब लिखना कुछ नहीं है, बस ये देखना है कि हमने डोमेन को जब इनपुट किया तो हमें वैल्यू मिली, क्या 0 मिल रही है, क्या 1 रखेंगे तो क्या आएगा, और यहां पे 1 इंक्लूडेड है, तो 1 इंक्लूडेड है तो 0 आ रहा है, तो 0 पे क्या लगेगा, क्लोज। और 0 से लेके कहां तक,
इन्फिनिटी, बिल्कुल सही, शाबाश। और इन्फिनिटी पे ओपन इंटरवल, ये इसका रेंज हो गया। क्लियर है? डोमेन इनपुट हो गया, इनपुट को रख के आइडिया लगाया कि किस वैल्यू किस इंटरवल में जा रही है। वो इंटरवल पॉजिटिव वैल्यू का था। पॉजिटिव वैल्यू में हमेशा याद रखेंगे कि जीरो भी आ रहा है या नहीं, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जीरो नहीं आता है, और जब जीरो नहीं आता है तो यहाँ पे ओपन इंटरवल लगाना पड़ता है, जीरो नहीं आता है तो। ठीक है, ये डोमेन हो गए और रेंज। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को देखें। फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस 1। जितने भी मॉड्यूलस न्यूमरेटर में आते हैं वहां कभी भी अनडिफाइंड वैल्यू नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि क्या इस पे अंडर रूट लगा हुआ है? पहली चीज, क्या ये अपॉन में है? तो इसके अनडिफाइंड होने के चांस हो गए खत्म। और मॉड्यूलस फंक्शन जब आपको एक्सप्लेन किया गया था तो बताया था कि इसका डोमेन भी आर होता है और इसका रेंज भी आर होता है। तो मॉड्यूलस एक्स का बताया था, ये तो क्या है मॉड्यूलस में? तो क्या एक्स माइनस 1 का अलग होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप 1 रखेंगे। सॉरी, इसका जो डोमेन आर बताया था, रेंज अलग था। तो डोमेन में तो आप एक्स कोई भी रखोगे, अनडिफाइंड तो नहीं आ रहा। अनडिफाइंड मतलब बोलो सब, अनडिफाइंड में कौन कौन सी वैल्यू आती है? एक साथ बताएं सब, क्या क्या आती है? अंडर रूट में नेगेटिव वैल्यू और 1/0 और 0/0। वैसे 7 अनडिफाइंड वैल्यूज हैं, वो अभी आगे लिमिट पढ़ाऊंगा तब जरूरत पड़ेगी। अभी ये 3 वैल्यू से काम चल जाता है, 0/0, 1/0 और रूट में नेगेटिव। ऐसा कुछ आने का चांस है? नहीं है। तो इसलिए इसका जो डोमेन है ऐसे लिख देंगे, एफ एक्स इज डिफाइंड फॉर ऑल। ये बीच में आवाज नहीं करो, बिल्कुल क्वेश्चन बिल्कुल प्योरिटी के साथ सॉल्व होने दो। मतलब क्वेश्चन में शुरू करके आंसर तक बिल्कुल डिस्टरबेंस नहीं, पिन ड्रॉप साइलेंस वाला क्लास चाहिए। तुम्हें बात करनी है तो तुम क्वेश्चन से रिलेटेड मुझसे कितना भी डिस्कशन कर लो, मैं मना नहीं करूंगा बिल्कुल। पर ये तुम कहोगे कि हम फालतू इधर उधर बात करेंगे, वो नहीं कर। तो एफ एक्स इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, हेंस डोमेन इज, क्या हो गई डोमेन? आर, मीन्स माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। अब जरा ध्यान देना, मैं रेंज की बात कर रहा हूं। जब डोमेन आर होता है तो हम लोग एक्स की वैल्यू को 3 इंटरवल में डिवाइड कर लेते हैं, एक लेस देन 0, एक 0 और एक ग्रेटर देन। लेकिन यहां 0 पे नहीं करेंगे, इधर 1 पे करेंगे, क्योंकि ये वैल्यू 1 पे क्या हो रही है? 1 रखने पे क्या हो रही है? 0। तो 1 से इंटरवल ब्रेक होगा। तो अगर x की वैल्यू लेस देन 1 होती है तो एफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी बता सकते हो? 1 से छोटी वैल्यू रखने पर एफ एक्स क्या आएगा? और नेगेटिव का मॉड्यूलस क्या होगा? भाई आपने रखा -2, आया -3 और मॉड लिया तो कोई भी वैल्यू होगी मॉड के अंदर आके वो सॉल्व होके क्या हो जाएगा? हर न्यूमेरिकल वैल्यू मॉड के अंदर सॉल्व होके क्या निकलता है? तो ये ग्रेटर देन 0 हो गया। और x की वैल्यू अगर मैं 1 लेता हूं तो एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 रखने पर 0 होगी। और अगर मैं x ग्रेटर देन 1 लेता हूं तब तो पॉजिटिव आएगा ही, तो ग्रेटर। तो बताओ अब इसकी रेंज क्या है?
ग्रेटर देन 0 है और उसमें 0 भी इंक्लूडेड है, तो ग्रेटर देन 0 मतलब 0 से लेकर 0 पे क्लोज और इन्फिनिटी पे ओपन। इसको और करके क्या लिख सकते हैं, और क्या कह सकते हैं, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर है ना, रियल नंबर में 0 भी आता है, तो ये हो गया इसका रेंज 0 से लेके इन्फिनिटी। ठीक है, डोमेन रेंज दोनों हो गए। ये ऑल पॉजिटिव रियल नंबर लिखा है, तो अब इसमें पॉजिटिव रियल नंबर में 0 भी इंक्लूडेड है, तो अगर पॉजिटिव रियल नंबर लिखते हो तो यहां पे विथ क्या लिख दोगे, विथ 0। पॉजिटिव नंबर के साथ में क्या लेंगे, 0, क्योंकि 0 ना पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है, तो वो 0 अलग से बताना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी ऐसे लिखना है, ऐसे लिख दो, ऐसे लिखना है, ऐसे। और करके एक और तरीका भी है, अगर ये नहीं लिखना है तो ये भी लिख सकते हैं, ऑल नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव में 0 लिखने की जरूरत नहीं है, नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, इनमें से कोई भी आप लिख देंगे तो वो आंसर सही हो जाएगा इसका। ठीक है, डोमेन रेंज का। मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 में फंक्शन एफ इक्वल टू एक्स कॉमा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर इज अ फंक्शन फ्रॉम ऑल रियल नंबर टू ऑल रियल नंबर, डिटरमाइन द रेंज ऑफ एफ। ये जो वैल्यू दी गई है ना, इससे एक ही बात समझ में आ रही है कि ये फंक्शन है और इसके अंदर जो ये ऑर्डर्ड पेयर है ना, इसमें x क्या है, डोमेन इनपुट, और यहां पर x बिलोंग्स टू क्या लिखा हुआ है, r। तो x इनपुट है और इनपुट ऑल रियल नंबर है, और इसके लिए हमको आउटपुट निकालना है, मतलब fx की वैल्यू निकालना है। रेंज किसकी वैल्यू होती है, fx की वैल्यू होती है। तो अब यहां से देयरफॉर मैं लिख सकता हूं कि f ऑफ x की वैल्यू यहां पर क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आ गई, fx की। fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। अब क्या निकालना है, इसका रेंज, और रेंज किसकी वैल्यू होती है, fx की। तो एक काम करते हैं, पहले यहां पर पुट कर लेते हैं y इक्वल टू fx या fx इक्वल टू y। तो fx की जगह y भी रखा जा सकता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y प्लस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू, इससे x की वैल्यू निकालनी है हमको, तो x की टर्म एक साइड में ले गए, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, 1 माइनस वाई, एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो y अपॉन 1 माइनस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। x की वैल्यू निकालें तो वो क्या हो जाएगी, अंडर रूट में y अपॉन 1 माइनस वाई। ठीक है, अब इसका जो रेंज है ना, रेंज fx होता है और fx को हमने क्या लिया है, y। तो जो fx की वैल्यू है वही y की वैल्यू है। रेंज fx की वैल्यू होता है ना, डोमेन x की वैल्यू होता है रेंज, और fx ही क्या है, तो रेंज y की वैल्यू हुआ कि नहीं हुआ। तो अब मैं यहाँ पे किसकी वैल्यू चेक करूंगा, y की। तो ये y की वैल्यू हमको देखनी है कि ये क्या क्या हो सकती है। तो पहली चीज तो ये है कि यहाँ पे y, इसका जो डिनोमिनेटर है यहाँ पर
वो नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो डिनोमिनेटर कैसा होना चाहिए? ग्रेटर देन 0, है ना। और न्यूमरेटर भी क्या होना चाहिए इसका? ग्रेटर देन 0। जब ये दोनों वैल्यू पॉजिटिव होंगी तभी तो ये अंडर रूट में पॉजिटिव आएगा। तो अगर मैं इससे y को राइट में ले जाता हूं तो ये प्लस y हो गया, और इसको रिवर्स करता हूं तो y क्या हो गया? लेस देन 1। तो y की वैल्यू यहां से क्या आई है? लेस देन 1। और यहां से y की वैल्यू क्या आई है? ग्रेटर देन 0। तो y ग्रेटर देन 0 है और y लेस देन 1 है। तो इसमें जो y की वैल्यू है, मैं दोनों को कंबाइन कर देता हूं। सिंस y ग्रेटर देन 0 एंड y इज लेस देन 1, हेंस रेंज क्या हो जाएगी? 0 से ग्रेटर और 1 से स्मॉलर। तो 0 से ग्रेटर है तो 0 पे ओपन और 1 पे भी ओपन। नंबर लाइन पे और दिखा दूं एक बार तुमको, ये क्या है? 0 1, और इधर माइनस इन्फिनिटी, और इधर तो 0 से ग्रेटर इस तरफ जाएगा और 1 से स्मॉलर किधर जाएगा? 1 से स्मॉलर इस तरफ जाएगा। ग्रेटर देन 0 इधर जाएगा, लेस देन 0 इधर जाएगा। दोनों लाइन कहां पर डबल हुई है? डबल कहां हुई है दोनों? 0 और 1 के बीच में। तो रेंज क्या हो गई? 0,1। आया समझ में? फिर से बताऊं? हाँ, 0 पे क्लोज। अच्छा हाँ भाई, यहां पे इक्वल टू 0 भी आएगा बेटा। 0 का रूट 0 लेते हैं ना भाई। अंडर रूट में 0 डिफाइंड है कि अनडिफाइंड है? रूट 0 0 ही लिया जाता है, तो इसलिए ये 0 पे क्लोज आ रहा है। यहां पे इक्वल टू आएगा, और इक्वल टू आएगा तो क्लोज इंटरवल 0। 1 पे तो ओपन ही आ रहा होगा ना, 1 पे ओपन ही आएगा। और उसके बाद सॉल्व करेंगे। उसमें पहले ये देखना होता है कि क्या क्या कंडीशंस गिवन है। तो g इज अ फंक्शन सच दैट r टेंड्स टू r। इसका मीन्स क्या है? इसको समझो पहले कि जो g फंक्शन है ना, वो रियल नंबर टू रियल नंबर में डिफाइन है, और जो r टू r में डिफाइन होते हैं उनको रियल वैल्यूड फंक्शन बोलते हैं। इस बात को याद रखिए। r टू r का मतलब है कि ये जो r है g के सच दैट में जो रियल नंबर है वो क्या है? डोमेन, इनपुट। और रियल नंबर रखने पर जो वैल्यू आ रही है वो भी क्या आ रही है? रियल वैल्यूज। तो ये क्या है? रेंज। डोमेन क्या है इसका? रियल नंबर। रेंज क्या है? रियल नंबर। आगे एक फंक्शन और है एफ एक्स। यहां पे एफ भी होना चाहिए था। अच्छा, एफ कॉमा जी है, यहाँ पे एफ मिसिंग हो गया है, कोई बात नहीं, मैं उसको लगा देता हूं। यहाँ पे एफ के बारे में भी यही बात है, मैं यहाँ लिख देता हूं। देखो इस तरह से है ये एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर है, और जी इसका जो ये बुक में कह रहे हैं उसका ये मीनिंग है। तो ये दोनों आर टू आर में डिफाइन है, मतलब दोनों रियल वैल्यूड फंक्शन है, दोनों का डोमेन आर है और दोनों का रेंज भी आर है। अब बात करते हैं आगे। फंक्शन दोनों गिवन है, वैल्यू गिवन है, तो एफ एक्स की वैल्यू एक्स के टर्म्स में क्या दे रहे हैं? ये मत सोचो कि सॉल्यूशन ही इंपॉर्टेंट होता है। कई बार क्वेश्चन में भी बहुत सारी ऐसी टर्म्स होती हैं जिससे हमें काफी नॉलेज मिल जाती है। बस बात यही है कि हम उसको पढ़ते कैसे हैं। हम लोग सॉल्व करने में ही इन्वॉल्व हैं, उस पर ही फोकस कर रहे हैं, या हम पहले पूरा क्वेश्चन भी समझ रहे हैं। अब मैं जैसे क्वेश्चन से जो चीजें हैं वो सारी तो मैं यहाँ बता रहा हूँ, तो वो भी पार्ट ऑफ स्टडी है, नॉलेज का ही पार्ट है वो। ये दोनों रियल वैल्यूड फंक्शन है और दोनों लीनियर है। क्यों है दोनों लीनियर? क्योंकि इन दोनों में x की पावर 1 है, तो दोनों लीनियर फंक्शन है।
अब जो लीनियर फंक्शन है उसका डोमेन भी आर होता है और उसका रेंज भी आर होता है, ये भी याद रखना है। आगे इसमें क्या कहा जा रहा है, ये फाइंड एफ प्लस जी, एफ माइनस जी एंड एफ अपॉन जी। तो एक तरह से ये जो वैल्यू फाइंड करनी है ये मुझे क्या दिखाई दे रहा है, एलजेब्रा ऑफ फंक्शन बोलूंगा मैं इनको। एलजेब्रा ऑफ फंक्शन का मीन्स है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन पूछा नहीं है, पूछ सकते थे, और डिवीजन। तो एलजेब्रा ऑफ फंक्शन का रूल क्या है, मेथड क्या है, कैसे करते हैं, वो यहाँ पे सीख लें। कभी भी कोई टू फंक्शन दे दिए जाए और तुमसे कहें इनको प्लस करो, माइनस करो, मल्टीप्लाई या डिवाइड करो, तो कैसे करो। तो मैं सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले हम वैल्यू फाइंड करेंगे एफ प्लस जी। बिल्कुल आसान है, बहुत सिंपल है। एफ प्लस जी को हम लिख सकते हैं एफ एक्स प्लस जी एक्स। क्या वैल्यू है इनकी, एक्स प्लस वन प्लस टू एक्स माइनस थ्री, एड किया 3x माइनस टू, ये फर्स्ट वैल्यू आ गई। नेक्स्ट सेकेंड हमें क्या फाइंड करना है, f माइनस जी। इसको मैं क्या लिख सकता हूं f माइनस जी को, f ऑफ x माइनस g ऑफ x। एफ एक्स की वैल्यू x प्लस वन माइनस जी एक्स की वैल्यू 2x माइनस थ्री। माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस एक्स प्लस फोर। ये एफ एक्स, एफ प्लस जी एंड एफ माइनस जी आ गए। क्लियर है। नेक्स्ट क्या पूछा गया है हमसे, एफ अपॉन जी। तो एफ अपॉन जी के लिए हमको क्या करना होगा, एफ एक्स अपॉन जी एक्स। क्या वैल्यू है एफ एक्स की, और यहां पर एक कंडीशन और याद हो शायद आप लोगों को कि जी एक्स नॉट इक्वल टू जीरो होता है, याद है, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, एफ एक्स इज एक्स प्लस वन एंड जी एक्स इज 2x माइनस थ्री, एंड कंडीशन जी एक्स की वैल्यू क्या, 2x माइनस थ्री नॉट इक्वल टू जीरो। तो इस तरह से ये मैंने इनका एलजेब्रा ऑफ फंक्शंस कर दिया, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। मल्टीप्लाई भी पूछते तो आप कर देते क्या, मल्टीप्लाई अदर बाई चांस अगर पूछा जाता एफ इंटू जी, तो एफ एक्स इंटू क्या हो जाता जी एक्स। एफ एक्स की वैल्यू आ जाती इंटू जी एक्स की वैल्यू आ जाती, और यही इसका आंसर था क्वेश्चन नंबर 7। क्लियर है, कोई डाउट है किसी को। देखिए इन दिस क्वेश्चन नंबर 8 a function f is defined in a set having ordered pair 1, 1, 2, 3, 0, -1 and -1, -3. This is a function from z to z. What it means? Z to z means integer to integer, means domain all integers and range all integers. इसका डोमेन भी z है और इसका रेंज भी z है। फंक्शन लीनियर है और इसमें टू अननोन क्वांटिटी आप लोगों को दिख रही हैं। बोलो कौन कौन सी अननोन क्वांटिटी है, a एंड b अननोन नहीं है, तो इन्होंने क्या कहा है यहाँ पे, डिटरमाइन a एंड b, मतलब हमको क्या करना है यहाँ पर, a एंड b की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, क्वेश्चन समझे, एक बार और समझो शॉर्ट में। ये ऑर्डर्ड पेयर है फंक्शन के, 1 इनपुट पर आउटपुट 1 है, 2 इनपुट पर आउटपुट 3 है, 0 किसकी वैल्यू होंगी, ये x की, और x को रख के फंक्शन की वैल्यू -1 रखने पर इस तरह से ये फंक्शन डिफाइन है, और इसकी वैल्यू भी दे रहे हैं ax प्लस बी। ax प्लस बी में a और b कांस्टेंट हैं जिनकी हमको वैल्यू डिटरमाइन करनी है, फाइंड करनी है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। देखो अगर ये फंक्शन इस तरह से लिखा है ना ऑर्डर्ड पेयर में 2, 3, 0, -1,
-1 -3। और एफ एक्स की वैल्यू क्या है, ये भी मैं लिख देता हूं, एफ जेड टू जेड में डिफाइन है, ठीक है। और एफ एक्स की वैल्यू क्या है, ए एक्स प्लस बी। अब इसका मीन्स पता है क्या है, ये 1 1 2 3 0 -1, इसका मीन्स क्या है, सिंस x इक्वल टू 1 देन f ऑफ 1 इज 1, x इक्वल टू 2 देन f ऑफ 2 इक्वल टू, x1 के लिए फंक्शन की वैल्यू 1 है, x2 के लिए फंक्शन की वैल्यू 3 है। मैं आगे की वैल्यू लिख नहीं रहा हूं क्योंकि ये 2 वैल्यू से ही 2 अननोन क्वांटिटी आ जाएंगी। तो मैं पता होगा मैथमेटिक्स में जितने अननोन है उतनी इक्वेशन हो तो वो सॉल्व हो जाती है कि नहीं। तो मैं आगे वाली लिख नहीं रहा हूं, लिखना चाहो आप लिख सकते हो। अब इस एफ एक्स में जो ये गिवन है, मैं इसमें क्या रख दूं, एक्स की जगह बता सकते हो आप, एक्स की जगह क्या रख दूं, पुट एक्स इक्वल टू 1 इन एफ एक्स। तो जब मैं इसमें 1 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो ये a इंटू 1 प्लस बी नहीं हो जाएगा, एफ ऑफ 1 आपने देखा अभी यहाँ पे मैंने क्या लिखा था 1, इससे हमको एक इक्वेशन मिल गई क्या, a प्लस बी इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आ जाइए f ऑफ 2 इक्वल टू 3 पर, तो एक बार फिर से अब मैं पुट करूंगा x इक्वल टू 2 इन एफ एक्स। यहाँ पर x जब 2 रखा तो f ऑफ 2 इक्वल टू a इंटू 2 प्लस बी, f ऑफ 2 की वैल्यू क्या है 3, 3 इक्वल टू 2a प्लस बी, तो 2a प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई 3, इक्वेशन नंबर 2 बन गई 2 इक्वेशंस। इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करें, कैसे सॉल्व करें, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 के करस्पॉन्डिंग साइड सब्ट्रैक्ट कर दो, LHS से LHS, RHS से RHS, तो 2a माइनस a क्या होगा, b से ये b कैंसिल हो जाएगा और राइट हैंड साइड में 3 माइनस 1, तो a की वैल्यू क्या आ गई 2। ये a की वैल्यू कहाँ रख देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट, तो ये 2 प्लस बी इक्वल टू 1, b की वैल्यू 1 माइनस 2, b की वैल्यू -1, a इक्वल टू देयरफॉर a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू -1। ठीक है, इसमें वो एक क्वेश्चन और पूछ सकते थे, उन्होंने पूछा नहीं, मैं पूछ लेता हूं। वो ये कहते कि फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, अगर फंक्शन इससे डिफाइन है तो ये एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो आपको पूरा ऐसे ही करके और भी निकाल लिया। अब एफ एक्स की वैल्यू क्या है, बोलते नहीं हो बिल्कुल भी, तो इसमें a की वैल्यू 2 रख देंगे और b की, तो फंक्शन की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, ये नोन वैल्यू है, ये अननोन है, तो ये भी पूछते हैं पर उन्होंने पूछा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 को समझे ध्यान से। आर बी अ रिलेशन फ्रॉम एन टू एन, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर में डिफाइन है रिलेशन आर, ठीक है। और आर इज सच दैट ऑर्डर्ड पेयर ए बी, रिलेशन आर इज डिफाइंड in which ordered pair AB is such that A and B both belongs to N and A equal to B square. Are the following true? इनमें से ये चेक करना है and justify your answer in each case. क्वेश्चन फंक्शन का है कि रिलेशन का, रिलेशन का क्वेश्चन है, रिलेशन भी दिया हुआ है। रिलेशन किस में डिफाइन होते हैं बताइए, या तो 1 सेट में या 2 सेट में।
आप लोग शायद भूल गए हो, कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है कि नहीं टू सेट का, और वन सेट का भी होता है, ए क्रॉस ए, टू सेट का ए क्रॉस बी। उस कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो सबसेट बनते हैं वही क्या होते हैं, रिलेशन। तो अब यहां पर सेट कौन है हमारे पास, एन। एन मीन्स ऑल नेचुरल नंबर्स। तो मैं पहले थोड़ा सा इजी करने के लिए यहां पर एन को रिप्रेजेंट करूंगा सेट को। तो सेट एन में एलिमेंट क्या है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। इसके बाद हम रिलेशन आर को लिख लेते हैं जो इस सेट में डिफाइन है। रिलेशन आर है हमारे पास, हैविंग ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट both A and B belongs to N and both satisfy a condition which is A equal to B square. ठीक है, now we have to check whether these three conditions are true or not and justify your answer in each case. क्वेश्चन समझ में आया? चलिए सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन जो ये लिखी हुई है, मैं इस रिलेशन को इसके हिसाब से पहले लिख के बता रहा हूं। जैसे ये बिलोंग्स टू सिंबल के साथ लिखे हैं ना, वैसे मैं ये रिलेशन लिखूंगा। तो इसको और करके अगर बिलोंग्स टू में लिखना है ना, देखिए सभी स्टूडेंट्स, तो मैं लिखूंगा ए बी बिलोंग्स टू आर implies that A equal to B square where A and B belongs to N। ये लिखना तुम्हारे लिए बड़ा दिक्कत देगा। सेट में, रिलेशन में और फंक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है उसका रिप्रेजेंटेशन। स्टूडेंट यहां गड़बड़ कर जाते हैं, उनको बड़ी दिक्कत आती है। अगर मेरी बात का एक्सपेरिमेंट करना है तो घर पे एक कोई भी क्वेश्चन उठा के जरा लिखने की कोशिश करना, तो मैं अपने आप समझ में आ जाएगा जो मैं कह रहा हूं वो बात कितनी सही है। यहां ये बनाने में बहुत दिक्कत आती है स्टूडेंट को, ऐसे लिखने में कि कहाँ बिलोंग्स टू लगाएं, कहाँ इम्प्लाइज दैट, कहाँ ये लिखना है, कहाँ सेट को लेना है, इस तरह से। तो इसी रिलेशन का एक रिप्रेजेंटेशन ये भी है। ये वाला मैंने क्यों लिखा बताओ, ऐसे क्यों लिखा है? क्योंकि क्वेश्चन में जो तीनों पार्ट है वो इसी टाइप से तो है, नहीं है क्या? सब में यही तो लिखा है, ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर, ए बी बी सी इम्प्लाइज ए सी। यही तो चेक कराना है, तो कराते हैं फर्स्ट को। फर्स्ट में क्या चेक करना है, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। तो देखिए, इफ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर then it implies that A equal to A square। ठीक है, जब A और B थे, इतनी चीज देख लो बस, जब A और B थे तो A इक्वल टू B स्क्वायर, और जब A और A हो गए तो A इक्वल टू A स्क्वायर, है ना? क्या सारे नेचुरल नंबर के लिए ये कंडीशन ट्रू है क्या? यस कर दिया तुमने, जरा 1 रख के बताओ। तो 1 इक्वल 1 स्क्वायर होगा क्या? 2 इक्वल 2 स्क्वायर होगा? सिंस 1 इक्वल टू 1 स्क्वायर बट 2 नॉट इक्वल टू 2 स्क्वायर, 3 नॉट इक्वल टू 3 स्क्वायर एंड सो ऑन। नहीं समझे? ये जो a कॉमा ए से कंडीशन बनी, इसमें जब a भी था तो इक्वल b स्क्वायर था, जब a कॉमा ए से बनाई तो क्या वो कंडीशन को नेचुरल नंबर सेटिस्फाई कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं ना। और यहां पे क्या लिखा है? फॉर क्या लिखा है? ये ऑल नेचुरल नंबर के लिए वो कह रहे हैं कि ये होगा, तो हम क्या लिखेंगे? हैंस
हेंस क्या लिखेंगे, ए कॉमा ए नॉट बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू। सही बात है। इसका मतलब है ये कंडीशन कैसी है, फॉल्स है। देयरफॉर गिवन कंडीशन इज फॉल्स। नहीं समझ पाए क्या? देखो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर था, तो ए कॉमा बी सवाल में, क्वेश्चन में क्या था, ए कॉमा बी, मैंने यहां से कंडीशन क्या देखी, रिलेशन, हर रिलेशन में कोई ना कोई कंडीशन होती है कि नहीं? तो ए और बी आर रिलेटेड टू ईच अदर। किस कंडीशन से रिलेटेड है कि ए इज स्क्वायर ऑफ बी। तो जब हमने क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट लिया तो उसमें बी की जगह पर कौन लिखा था? तो जब ए कॉमा ए आएगा तो कंडीशन ए इक्वल टू बी स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू ए स्क्वायर। फिर ये जो ए इक्वल टू ए स्क्वायर है, यहां पर भी ए बिलोंग्स टू एन होगा क्या? नेचुरल नंबर के लिए ही तो है। तो हमने नेचुरल नंबर रख रख के देखे तो वन तो वन स्क्वायर के इक्वल था, लेकिन बाकी कोई भी नेचुरल नंबर अपने स्क्वायर के इक्वल नहीं था। इसलिए मैंने लिख दिया कि ये कंडीशन नॉट बिलोंग्स टू आर होगी, और नॉट बिलोंग्स टू आर सभी नेचुरल नंबर के लिए बिलोंग्स टू आर नहीं है, इसलिए ये कंडीशन कैसी है, फॉल्स। मतलब नॉट ट्रू भी लिख सकते हैं। ठीक है, अभी समझे? अब आ जाओ सेकंड पे। सेकंड में क्या है, सेकंड कंडीशन में क्या लिखा हुआ है, ए बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर। तो देखिए, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, पहले कंडीशन लिख दूं। जो कंडीशन है वो ये है, ए बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज, लैंग्वेज में लिख दिया है, पता नहीं सिंबल लगा देते तो और अच्छा रहता, इंप्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर। अब इसका मैं कर रहा हूं सॉल्व। तो पहले तो ये वाली बात बताओ कि ए बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज दैट ए इक्वल टू बी स्क्वायर। सही बात है। एंड बी ए बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज दैट, क्या आएगा बोलिए? सभी स्टूडेंट बोले यहां पे मैं क्या लिखने वाला हूं, b इक्वल टू ए स्क्वायर, और इधर ए बी बिलोंग्स टू एन, और इधर भी ए बी बिलोंग्स। हाँ, अब जरा बताइए, अगर ए बी का स्क्वायर है तो क्या जरूरी है बी ए का स्क्वायर हो? मतलब 1 2 का स्क्वायर है तो 2 1 का स्क्वायर होगा? होगा क्या, बताओ? इसको एक एग्जाम्पल से बता देता हूं। लेट ए इक्वल टू 1 एंड बी इक्वल टू 2। थोड़ा तुम्हारे समझाने के लिए हो रहा है ये, आप भले ही क्वेश्चन में ना लिखें चलेगा। तो अगर मैं ए 1 लेता हूं बी 2, तो 1 इक्वल 2 स्क्वायर इंप्लाइज 2 इक्वल 1 स्क्वायर इज नॉट ट्रू। सही बात है। अगर 1 2 का स्क्वायर है तो 2 1 का स्क्वायर होगा? पहली बात तो 1 2 का स्क्वायर है ही नहीं, तो जरूरी भी नहीं है 2 1 का स्क्वायर हो जाए। तो सारे नेचुरल नंबर के लिए ये कंडीशन सही है कि गलत है? गलत है, हमने चेक कर दिया ना। अब ये जो ऐसे लिखा है ना, ये तो न्यूमेरिकली लिखा है। अगर इसको मैथमेटिकली लिखना है अननोन क्वांटिटी में, तो इसी चीज को आप कैसे लिख दोगे? देखो, इफ a इक्वल टू बी स्क्वायर देन b इक्वल टू ए स्क्वायर इज नॉट ट्रू। देयरफॉर ये तो एक्स्ट्रा में है,
यहां से इधर आ गए सीधे, ये इससे बता दिया। अब समझ लो, क्या a इक्वल बी स्क्वायर है तो b इक्वल टू ए स्क्वायर सही होगा? नहीं होगा। नहीं होगा तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि ए बी, देयर फॉर ए बी बिलोंग्स टू आर implies बी ए बिलोंग्स टू आर इज नॉट ट्रू। ठीक है, आया समझ में? सिंपल है, न्यूमेरिकली भी बता दिया गया। पार्ट में क्या लिखा है, थर्ड पार्ट को देखें। थर्ड में कंडीशन क्या है? ए बी बिलोंग्स टू आर कॉमा बी सी बिलोंग्स टू आर implies AC बिलोंग्स टू आर। देखिए इसको समझिए, सिंपल है बिल्कुल। ए बी बिलोंग्स टू आर मीन्स सिंस ए बी बिलोंग्स टू आर implies that A equal to B square, A B belongs to N and बी ए बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या है? सॉरी बी ए नहीं है, बी सी बिलोंग्स टू आर बना के बताओ। बना नहीं पा रहे हो? फर्स्ट टर्म इक्वल टू सेकेंड टर्म का स्क्वायर, तो ये आएगा बी इक्वल टू सी स्क्वायर। इधर बी सी बिलोंग्स टू एन हो जाएगा। एंड थर्ड वाला देखिए, ए सी बिलोंग्स टू आर implies दैट ए इक्वल टू सी स्क्वायर, ए सी बिलोंग्स टू एन। अब मुझे बताओ, कोई क्या सारे नेचुरल नंबर के लिए ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगी? अगर मैं कहता हूं कि a इक्वल टू बी का स्क्वायर है और b c का स्क्वायर है, तो क्या a c का स्क्वायर होगा? देन a इक्वल टू सी स्क्वायर इज नॉट ट्रू। होगा? चेक कर लेते हैं ना, चेक कर लेते हैं। जैसे 1 इक्वल टू स्क्वायर होता और 2 इक्वल 3 स्क्वायर होता, तो क्या 1 इक्वल 3 स्क्वायर हो जाता? नहीं होता। पहली बात तो दो डिफरेंट नंबर के लिए ये कंडीशन हो ही नहीं पा रही, और ये कंडीशन हो नहीं पा रही है सिर्फ किसके लिए हो पा रही है? ये 1 के लिए। और किसी नंबर के लिए हो पा रही है? हाँ, उसके लिए भी हो जाएगी, 2 और √2 के लिए जैसे। लेकिन √2 नेचुरल नंबर नहीं है तो नहीं हो सकती। तो नेचुरल नंबर में तो ये कंडीशन पॉसिबल ही नहीं हो पा रही है, तो इसलिए सीधा सीधा इसका एक आंसर हो गया, ज़्यादा इतना सोचना भी नहीं है। ये कंडीशन हमने लिख दी कि ये ट्रू नहीं है। देयरफॉर ये कंडीशन किसके लिए थी? ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर implies AC belongs to R is not true। देखा तुमने, A इक्वल टू बी स्क्वायर ए बी के लिए है, B इक्वल सी स्क्वायर को बी सी के लिए, और इससे ये इम्प्लाइज करना था, तो ये इम्प्लाइज AC वाला ट्रू नहीं है। अगर यहां से नॉट ट्रू हटाते हैं तो यहां पर फिर नॉट इम्प्लाइज लगाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन हमने नॉट ट्रू लिख दिया क्योंकि ट्रू या नॉट ट्रू बताना था। ये तीनों मैंने सॉल्व कर दिए हैं, समझ आ गए? एक बार इसको नोट कर लें, फिर मैं एक बार और शॉर्ट में समझा दूंगा। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे 4 इक्वल 2 स्क्वायर है, 4 2 का स्क्वायर है, बट
2 नॉट इक्वल 4 का स्क्वायर। सही है। इसमें मैंने दोनों टर्म को रिवर्स किया है कि नहीं? 4 2 का स्क्वायर होता है, लेकिन 2 4 का स्क्वायर नहीं होता है। इसका मतलब है कि 4, 2 बिलोंग्स टू R, बट 2, 4 नॉट बिलोंग्स टू R। तो इस बेसिस पर यह बात कही गई है कि A इक्वल बी स्क्वायर है, लेकिन B इक्वल टू ए स्क्वायर है, वो नॉट ट्रू है। और इससे ये रिलेशन बन गया कि ए बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर इज नॉट ट्रू। आ गया क्या समझ में? इसका भी एग्जाम्पल एक बता देते हैं, इसके लगे हाथ। देखो जरा, एक इसका भी देख लो। इसका अगर तुम्हें न्यूमेरिकली समझना है तो न्यूमेरिकली ले लेते हैं कुछ। जैसे मैंने ले लिया, एक ले लिया मैंने 16 इक्वल क्या होता है? 4 स्क्वायर, एंड 4 इक्वल क्या होता है? 2 स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर है, बी सी का स्क्वायर है, बट क्या 16 इक्वल 2 स्क्वायर होता है? अरे ए इक्वल सी स्क्वायर, ए इक्वल बी स्क्वायर, बी इक्वल, बट 16 नॉट इक्वल टू 2 स्क्वायर। सही बात है कि नहीं? या न्यूमेरिकली आप समझ सकते हैं कि 16 4 का स्क्वायर है, 4 2 का स्क्वायर है, लेकिन 16 2 का स्क्वायर नहीं है। तो इससे ये बात निकल कर आई कि ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर implies AC, सॉरी न्यूमेरिकली लिखना था, तो न्यूमेरिकली क्या आएगा? 16, 4 बिलोंग्स टू R एंड 4, 2 बिलोंग्स टू R implies 16, 2 नॉट बिलोंग्स टू R। सही है? अरे ये दोनों टर्म कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही हैं, तो इससे फर्स्ट वाली थर्ड के स्क्वायर के इक्वल नहीं आ रही है। तो हम कह सकते हैं कि 16, 4 आर में है, 4, 2 है। क्या ये होगा आर में? क्या ये वैल्यू इसका स्क्वायर है? तो ये आर में नहीं होगा। ठीक, ये एक एग्जाम्पल से भी कभी घर पर समझना हुआ तो ये लिखा रहेगा तो ठीक रहेगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन को पढ़ लें, समझ लें। एक सेट ए है जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4। एक सेट बी है जिसमें एलिमेंट है 1 5 9 11 15 16 और फंक्शन एफ इन ऑर्डर्ड पेयर से डिफाइन है। तो हमें बताना है कि ये ट्रू है या नहीं है, ये दोनों। पहला तो ये कि एफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी है या नहीं है, और दूसरा ये कि एफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी है या नहीं है। तो देखिए रिलेशन की पहचान कैसे करोगे, पहले मैं तुम्हें ये बताता हूं। सेट ए 1 2 3 4, सेट बी बगल में ही लिख लेते हैं, थोड़ा कार्टेशियन प्रोडक्ट समझने में आसानी रहेगी। बी में 1 5 9 11 15 16। अब जैसे रिलेशन आर है, वो सॉरी फंक्शन एफ है, उसमें ऑर्डर्ड पेयर है 1 5 2 9 3 1 4 5 और 2 11। ये फंक्शन कब रिलेशन होगा? बताओ, किस कंडीशन को चेक करूं जिससे मुझे पता चल जाए कि ये रिलेशन है? बताइए। अगर इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट किया जाए
और उस कार्टेशियन प्रोडक्ट में ये सारे ऑर्डर्ड पेयर आ जाएं, तो ये फंक्शन, ये एफ क्या है, रिलेशन है। तो चेक कर लेते हैं, क्या 1,5 आएगा, 2,9, 3,1, 4,5 और 2,11, इसके सारे ऑर्डर्ड पेयर इसके दोनों के कार्टेशियन प्रोडक्ट में आएंगे। तो मैं क्या लिखूंगा, सिंस एफ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी, सेट ए एंड बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है एफ उसका सबसेट है। हेंस एफ इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। अब सेकंड वाले को करते हैं वेरीफाई। ये तो फर्स्ट वाला करवा दिया मैंने, अब सेकंड पर आ जाइए। सेकंड के लिए क्या लिखा है कि एफ फंक्शन है या नहीं है, तो सिंपल है, क्या है, क्यों नहीं है बताओ। इसमें फर्स्ट एलिमेंट का रिपीटेशन हो रहा है क्या, 2 की इमेज 9 भी है और 2 की इमेज 11 भी है। सिंस फर्स्ट एलिमेंट टू इन ordered pairs of f is repeated, so f is not a function from a to b। क्या ये दोनों समझ में आ गए सभी को? दो इमेज नहीं हो सकती। अगर ये ऐसे थोड़ा कम समझ में आए तो एक और तरीका है, देखो फंक्शन में क्या था, 1 2 3 4, 1 5 9 11 15, ये ए है, ये बी है, ये भी आप बना के दिखा सकते हो। हाँ, 1 की इमेज कौन है, 5, 2 की इमेज कौन है, 3 की इमेज कौन है, 4 की इमेज कौन है, और 2 की एक और इमेज कौन है। तो ये तो वही बात हो गई कि 2 ने फायर किया और लगा कितने को, 2 लोगों को। तो ऐसे फंक्शन होते हैं नहीं, या एक इनपुट किया 2 और आउटपुट कौन कौन मिले, 9 और ये भी नहीं हो सकता। तो इसलिए ये फंक्शन ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। सेट ऑफ जेड क्रॉस जेड, क्या मीन्स है इस लाइन का, एफ सबसेट ऑफ जेड क्रॉस जेड, क्या मीन्स है इसका, कि जो जेड है ना वो इंटीजर है और इंटीजर का कार्टेशियन प्रोडक्ट हो रहा है इंटीजर से ही, और उससे जो नए नए ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं उनमें से एक सबसेट कौन है, एफ, और वो इस टाइप से डिफाइंड है एफ कि उसके ऑर्डर्ड पेयर में 2 वैल्यूज प्रोडक्ट में हैं और वही 2 वैल्यू प्लस में हैं, और ए और बी किसको बिलोंग कर रहे हैं, इंटीजर जेड को। तो अभी ये हमसे पूछ रहे हैं इज एफ अ फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड, चेक करके बताइए कि एफ जेड टू जेड में फंक्शन है या नहीं है, ठीक है। और जस्टिफाई योर आंसर, अपने आंसर को भी जस्टिफाई करें। एक बार फिर सुनो, क्वेश्चन क्या है कि जेड इंटीजर्स हैं और इंटीजर का कार्टेशियन प्रोडक्ट हो रहा है इंटीजर के साथ। तो इंटीजर का इंटीजर के साथ जब कार्टेशियन प्रोडक्ट हो रहा है तो ऑर्डर्ड पेयर बन रहे हैं। उस ऑर्डर्ड पेयर में से कुछ ऑर्डर्ड पेयर को लेके एक फंक्शन बनाया गया है एफ, एक रिलेशन बनाया गया है एफ।
तभी यहां पे लिखा है एफ इज सबसेट ऑफ जेड क्रॉस जेड। तो मैं याद होगा कि रिलेशन की डेफिनेशन क्या थी। जब भी कोई सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो उस सेट से जो सबसेट बनते हैं उनको ही क्या बोलते हैं, रिलेशन। तो अब इस रिलेशन एफ को इस तरह से डिफाइन किया जा रहा है कि इसके फर्स्ट एलिमेंट में जो वैल्यू आ रही है वो प्रोडक्ट से और सेकंड एलिमेंट में जो वैल्यू आ रही है वो सम करके। तो अगर ये फंक्शन इस टाइप से डिफाइन है, सॉरी ये रिलेशन इस टाइप से डिफाइन है, तो चेक करो कि ये रिलेशन एफ क्या है, फंक्शन है या नहीं, और अपने आंसर को जस्टिफाई भी करो। समझ गए? चलो देखो, तो जेड में कौन कौन आ जाएंगे? जेड में डैश 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 -3 -2 -1 0 1। थोड़ा क्या है, इससे आसानी हो जाती है, ऐसे माइंड में ये रह जाता है सेट कि हाँ जेड ये है, सारे नेगेटिव सारे पॉजिटिव इंटीजर और जीरो भी। अब फंक्शन वो रिलेशन को लिख लेते हैं एफ। एफ किस टाइप से ऑर्डर्ड पेयर? ए बी ए प्लस बी, और इसमें जो ए और बी की वैल्यू है ना वो किस में से लेनी है? जेड में से लेनी है। तो अब जेड में से ए और बी की वैल्यू लेके हम उनका प्रोडक्ट भी करेंगे और सम भी करेंगे। तो मैं ले रहा हूं, लेट किया a इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू 1, देन ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेगा? रखो ना उसमें 0 इंटू 1 और 0 प्लस 1, करेक्ट? तो 0,1। अब फिर से a 0 ले लिया और b को ले लिया 2, देन ऑर्डर्ड पेयर क्या आएगा? 0, अब तो डायरेक्ट रख दो ना, 0,0 प्लस 2, 0,2 नहीं आएगा? और एक वैल्यू ले लें, a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 3। अब ऑर्डर्ड पेयर क्या आएगा? तो आप क्या देख रहे हैं, ये 3 ऑर्डर्ड पेयर से कुछ आइडिया लगा रहे हैं? इनका फर्स्ट एलिमेंट रिपीट हो रहा है कि नहीं? 0 के साथ 1 भी आ रहा है, 0 के साथ 2 भी आ रहा है, 0 के साथ जेड जेड डैश 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 -1 0 1 डैश डैश डैश, इधर 1 2 3 डैश 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 0 1 2 3। ठीक है, इनपुट आउटपुट, फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट। तो 0 को किससे रिलेट करूं? 0 पर पहले क्या आया? 1, फिर 0 पर, फिर 0 पर। तो एक इनपुट के कितने आउटपुट हो गए? एक से ज्यादा। 0 हैज मोर देन 1 इमेजेस, एक से ज्यादा इमेजेस है ना, एक से ज्यादा आउटपुट को इमेजेस ही तो बोलेंगे। और अगर किसी एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेजेस हैं तो क्या वो फंक्शन होता है? नहीं। एलिमेंट 0, फर्स्ट एलिमेंट 0 ऐसे लिख देंगे, जैसे कल लिखा था ना, कल के जैसे ही लिख देंगे। more than 1 images,
सो एफ इज नॉट ए फंक्शन। बस हमें तो कोई भी एक एलिमेंट चेक करवाना था, कोई भी एक एलिमेंट से हमने ऐसे चेक करा दिया कि उसके एक से ज्यादा क्या हो रहे हैं, इमेज बन रहे हैं। ये इमेज होता है ना, ये एलिमेंट का इधर क्या है, इमेज। तो एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेज होनी नहीं चाहिए। अगर एक से ज्यादा इमेज होती है तो वो रिलेशन फंक्शन नहीं है। रिलेशन तो है लेकिन फंक्शन नहीं है। और अगर आप इस ऑर्डर्ड पेयर को एफ में लिखोगे, जैसे यहीं पर मैं एफ लिखता हूं, आएंगे तो बहुत सारे, पर हम तो ये 3 दिखा दे रहे हैं कि 0 1 0 2 0 3 एंड सो ऑन। तो इनमें जो ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट है वो रिपीट नहीं हो रहा है ना, तो फर्स्ट एलिमेंट रिपीट हो जाता है तो वो फंक्शन नहीं है। ठीक है, दोनों तरीके से समझ गए। और किसी को कोई डाउट है तो वो अपना क्वेश्चन कर सकता है, जवाब मैं दूंगा। एक ही वैल्यू इसलिए चेंज नहीं करी, अगर आप एक ही वैल्यू और चेंज करते हैं तो फिर ये वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। फिर इसमें फिर 0 रिपीट नहीं होगा, 0 रिपीट नहीं होगा, है ना। हमें कुछ ऐसी वैल्यू देखना थी जिससे अलग अलग वैल्यू मिले। जैसे अगर तुम 1 और -1 लेते, A 1 लेते, B -1 लेते, तो 1 -1 का मल्टीप्लाई -1 आता, उनका सम क्या आता, 0। तो वो अलग अलग वैल्यू आती। फिर ये वैल्यू क्या है, सेम वैल्यू के हिसाब से चेक हो गया, इसलिए इसको स्टेबल रखा है A को और B को चेंज किया। ठीक है, कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 11। देखें, एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट है 9 10 11 12 एंड 13 और फंक्शन सच दैट ए टू एन में डिफाइन है। ए क्या है यहां पर, ये वैल्यू है इनपुट डोमेन, और एन क्या है इसका आउटपुट यानी नेचुरल नंबर। ए टू एन में डिफाइन है और फंक्शन के बारे में एक लाइन दी गई है हमको, एफ ऑफ एन इक्वल टू द हाइएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन, फाइंड द रेंज ऑफ एफ। एफ की रेंज निकालना है। क्वेश्चन समझ में आया है? देखो ध्यान से, मैं बता रहा हूं एक एक बात। पहले मैं ये सेट ए लिख लेता हूं और इसके एलिमेंट लिख लेता हूं। 5 एलिमेंट इसमें हमको दिए जा रहे हैं, वो मैंने लिख लिए। फंक्शन ए टू एन में डिफाइन है, इसका मीन्स ये है कि इसका डोमेन ए है और कोडोमेन एन है। रेंज तो वो होगा जो ए की वैल्यू रखने पर आएगा। इनपुट ये जाएंगे ना, तो क्या इन 5 इनपुट पर पूरा नेचुरल नंबर आउटपुट होगा क्या? सोचो, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 अप टू इंफिनिटी, हजारों लाखों करोड़ों में सब। और यहां पे इनपुट कितने हैं? 5। तो 5 इनपुट के लिए आउटपुट कितने मिलेंगे? 5 मिल जाएंगे ज्यादा से ज्यादा। नेचुरल तो नहीं मिलने वाले सारे इंफिनिटी तक। तो इसलिए ये क्या है, इसका कोडोमेन है। और रेंज क्या होगा? इन वैल्यू को इनपुट करने से जो मिलेंगे वो सारी वैल्यू क्या होंगी, इसकी रेंज। और इस क्वेश्चन में हमें बताना क्या है, रेंज ही बताना है। उस रेंज के लिए फंक्शन डिफाइन कैसे है, फंक्शन किस तरह से डिफाइन है, जरा इस बात पर गौर करें। एफ ऑफ एन के बारे में इन्होंने कहा कि एफ ऑफ एन ऐसे है कि एफ एन द हाइएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन, मतलब यहां पर जो वैल्यू होगी ना, उस वैल्यू का जो सबसे हाईएस्ट प्राइम फैक्टर होगा वो आपको यहां पे एफ एन की वैल्यू में उसको लेना। जैसे मैंने एन क्या है, इनपुट है, ये एफ एक्स होता है ना। वैसे एक्स का काम कौन कर रहा है?
एन कर रहा है। और इन्होंने वैसे लिखा नहीं है, पर यहाँ पे लिखा जाता कि एन बिलोंग्स टू ए होगा। यहाँ पे एन किसका काम कर रहा है? एन एक्स की जगह है ना, और एक्स हमारा पहले वाले सेट में से आता है। तो यहाँ पे अगर एफ ऑफ एन है तो एन किस में से लिया जाएगा? सेट ए में से। तो सेट ए में से मैंने पहली वैल्यू लिखी ना, जैसे ही 9, तो यहाँ पे क्या आएगा? द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ, वाह एन कह रहे हो, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 9। तो बताइए 9 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर कौन होगा? हाईएस्ट 9 प्राइम है, प्राइम भी होना चाहिए और हाईएस्ट भी होना चाहिए। 3 से बड़ा कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 9 का फैक्टर हो। फैक्टर भी होना चाहिए, प्राइम नंबर भी होना चाहिए। तो f ऑफ 9 की वैल्यू क्या आ गई? 3। क्या आप मुझे सिमिलरली और वैल्यू बता सकते हैं? एक मैंने करके दिखा दी है। अगर मैं यहाँ पे f ऑफ 10 लिखता हूं तो आप क्या बोलेंगे? द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 10। और 10 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर कौन है? तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? 5। नेक्स्ट f ऑफ 11, द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 11। 11 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 11। नेक्स्ट f ऑफ 12, 12 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 12 2 से डिविजिबल है, 3 से है, 6 प्राइम नहीं है और 3 हाईएस्ट प्राइम है, तो ये 3 हो गया। और f ऑफ 13, 13 का तो प्राइम फैक्टर 13 ही होता है, 13 प्राइम नंबर है। तो इस तरह से मैंने इनपुट रखे तो हमें आउटपुट क्या क्या मिले आप बताओगे? मिनिमम टू मैक्सिमम बोला करो। 3, 5, 11, 13। देयरफॉर रेंज ऑफ f का सेट क्या होगा? 3, 5, 11, 13। ये इसका आंसर आ गया समझ में?